शायद बहुत छोटा शब्द है जो मुझे उससे थी, मगर मेरा बस चलता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देती। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा और मेरे कानों ने सुन चुकी हूँ, मैंने तय कर लिया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो इंसान बहुत ही शातिर टाइप इंसान था, इसलिए मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने जो चाल चली वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए चली थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई थी। काश उस समय मुझे पता होता मेरा ये कदम खुद मुझे भी आग में धकेल देगा तो मैं ये कदम कभी ना उठाती। वो इस समय किचन में बर्तन धो रहा था जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और किचन की तरफ चल दी। उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई थी। मैंने उसे पुकार कर कहा, देवांश। वो फौरन से पलटा कहने लगा, जी बीबी जी कहिए। वही हसीन चेहरा, वही दिलकश मुस्कुराहट जो हर समय उसके चेहरे पर जी रहती थी, लेकिन मुझे उसे देखकर गुस्सा आने लगा। मैं बड़े बर्दाश्त से उसे कहा, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मेरे सर में दर्द है। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखा, फिर कुछ अचंभित होकर कहने लगा, बीबी जी रात का 1 बज रहा है, इस समय आपके कमरे में आना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मैंने उसके कहा, मेरा बाप तुम पर अंधा भरोसा करता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, या फिर पार या आर, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। मैं बिल्कुल बेबस होकर ये कदम उठा रही थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उस वक्त मेरे कमरे में बस नाइट बल्ब ही जल रहा था। जैसे ही देवांश चाय का कप लेकर कमरे में आया, मैं पीछे दरवाजे के पीछे झुक गई। सामने बेड पर कंबल को इस तरह से रखा था जैसे कोई इंसान लेटा हो। डॉट वो मेरे बेड के करीब बढ़ा तो मैंने फ़ौरन से कमरा लॉक कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो फ़ौरन से पलटा तो मैंने अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और अपने कपड़े फाड़ने लगी। मुझे अपने जज्बात पर बिल्कुल भी काबू न था। देवांश ये सब देखकर एकदम डर गया। उसने चाय का कप एक तरफ रखा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, मैं उसके सीने से लग गई। और फिर जब मैं देवांश को पहली बार देखा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये इंसान आगे जाकर मेरी ज़िंदगी में क्या रोल निभाने वाला है, मेरी ज़िंदगी को कैसे तहस नहस करके रख देगा। जब पापा देव को घर लेकर आए थे तो मेरी उम्र समय सिर्फ 14 साल थी और पापा की लाई हुई गुड़िया के साथ खेल रही थी कि अचानक मैंने देखा कि पापा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। जैसे ही मेरे पापा की गाड़ी घर में दाखिल हुई थी, मैं खुशी से उछल पड़ती थी। सारा खेल छोड़कर फौरन से गेट की तरफ भागती थी। आज भी मैं खुशी से पापा की तरफ जाने लगी, लेकिन पापा के साथ एक लड़के को देखकर मेरे कदम रुक गए। काले रंग के शर्ट और ब्लू जीन्स में वो लंबे कद का लड़का था जिसकी उम्र यही कोई 18-19 साल की होगी। वो नौजवान एक जादुई पर्सनैलिटी का मालिक था। मेरे पापा के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। मुझे पापा ने अपने पास बुलाया और प्यार किया और टीवी लॉन्ज में आ गए। पापा ने मेरी माँ को आवाज़ दी और कहा, ये हमारे घर का नौकर है और आज से घर के सारे काम यही करेगा। मेरी उम्र उस समय ऐसी थी कि मुझे अब लड़कों को देखकर थोड़ी सी घबराहट और झिझक होती थी। शायद ये लड़कपन की दहलीज पर पहला कदम था। वो लड़का बेहद खूबसूरत था और कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा था। उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। मैं उसे देख रही थी और अभी तक उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे देखे ही जा रही थी। मेरे पापा ने मेरी घबराहट को भांपते हुए कहा कि इसका नाम देवांश है और ये आज से घर के सारे काम करेगा और तुम्हें स्कूल भी छोड़कर आएगा और लेने भी आएगा। देवांश तुम्हारे भाई जैसा है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पापा ने ऐसा बोला तो मैंने एक नज़र फिर से देव की तरफ देखा और उसने भी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा था और ये पहली बार था जो हमारी आंखें चार हुई थी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में डोरे लाल थे जैसे कि कोई नशीली आंखें हों। उदासी उसकी उन लाल आंखों में भरी पड़ी थी। मुझे उसकी आंखों से न जाने क्यों डर सा महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका ली। वो मेरी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा। पापा भी बात कुछ तसल्ली हुई तो फिर मैं
उम्र के जिस हिस्से में थी मैं थोड़ी सी सावधान हो गई थी, वरना इससे पहले मैं लड़कों से लड़ती झगड़ती रहती थी। गली के लड़कों को मार मार कर भगा देती थी, अपने क्लास फेलो से भी हाथापाई लड़ाई करती। लेकिन जब से मैंने 14वीं साल में कदम रखा था, तब से मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे थे और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मैं लड़कों से सावधान रहने लगी थी। कुछ ही दिन यूं ही गुजरते गए। देवांश ने देखते ही देखते सारा घर संभाल लिया। वो खाना बनाने का भी काम करता था और बाहर गेट की रखवाली भी करता था, बिल वगैरह जमा करवाता, यानी कि वो एक हरफन मौला लड़का था। मैं उसे देखकर हैरान हो जाती कि ये लड़का इतने सारे काम कैसे कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही तेज था। शुरू में मैं देवांश को देखकर घबरा गई थी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। वो अपने काम से काम रखता। अब मुझे भी सुकून हो गया था। अब मैं उसे थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करती थी। वो रोजाना मुझे सुबह स्कूल छोड़ने जाता और वापसी पर मुझे लेने भी आता था। कभी मुझे किसी सहेली के घर जाना होता तो पापा इस मामले में भी देवांश पर ही भरोसा करते थे। अगर मुझे किताबें या कुछ और ख़रीदने के लिए बाज़ार जाना होता, तब भी पापा कहते कि देव के साथ चली जाओ, यानी कि मेरा कोई भी काम देव के बगैर पूरा नहीं होता था। मुझे अब हर वो अपना रक्षक सा लगने लगा था। उसके साथ एक सुरक्षा का एहसास होता था। एक बार मैं स्कूल की छुट्टी के वक्त जैसे ही मेन गेट से बाहर आने लगी, मेरे पीछे खड़े लड़के ने मुझे धक्का दे दिया और खुद आगे बढ़ गया। मैं सड़क पर गिर गई, मेरे सिर पर चोट भी लग गई। ये देखकर देवांश को इतना गुस्सा आया कि उसको पीट के रख दिया। कहने लगा, तुम होते कौन हो? मधु को धक्का दे दिया। मैं अपना दर्द भूलकर उस लड़के को देखने लगी जिसे देवांश ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मैं उठकर देवांश के पास आई। मैंने कहा, छोड़ो उसे, क्या जान से मार डालोगे? वो कहने लगा, हाँ जान से मार डालूंगा, जो तुम्हें तकलीफ पहुँचाएगा। वो उस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैं चुप हो गई। मेरे मामले में वो ऐसा ही था। कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो देवांश उसे यूं घूरता जैसे नज़रों ही नज़रों में मार डालेगा। मुझे कभी कभी अपने पापा का देव को घर में रखने का फैसला ठीक ही नहीं लगता। जितना पापा देवांश पसंद करते थे, मेरी माँ देवांश को एक आँख नहीं पसंद करती थी, इसीलिए कि वो पापा का खास बंदा था। पापा खुद उसे न जाने कहाँ से लेकर आए थे। मम्मी पापा से कहती कि जवान लड़का को साथ अकेले लड़की को ना भेजें, लेकिन पापा हर बार एक ही जवाब होता था कि मुझे देवांश पर पूरा विश्वास है। देवांश को गाड़ी चलानी भी आती थी। इतनी सी उम्र में न जाने उसने इतने सारे काम कैसे और कहाँ से सीख लिए थे। वो हर रोज़ मुझे गाड़ी से सुबह स्कूल छोड़ने जाता और दोपहर को लेने आता। मेरे पापा एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे और मेरी माँ गाँव की एक बिल्कुल ही अनपढ़ औरत थी। पता नहीं कैसे हालातों में दोनों की शादी हो गई थी। मेरी माँ के पास खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था और इसी खूबसूरती ने मेरे पापा को शायद उनसे शादी करने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन शादी के बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पापा पढ़े लिखे थे, अपने दोस्तों की पार्टी में मम्मी को लेकर नहीं जाते थे। कहते थे, तुम्हें मेरी दोस्तों की वाइफ से के मैनर्स नहीं है, तुम मेरी इंसल्ट करवा देती हो। क्योंकि मम्मी आते जाते बहुत अजीब से कपड़े पहनती, बिल्कुल देहाती जैसे। मैंने हमेशा से अपनी माँ को ही कसूरवार समझा कि वो हर वक्त जाहिल औरतों की तरह चीखती चिल्लाती रहती हैं और मैं सोचती कि मेरी माँ के साथ आखिर क्या समस्या है। आखिर उन्होंने इतने साल में अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं लाया। धीरे धीरे मुझे एहसास होता गया कि समस्या मेरी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे पापा के साथ है। मेरे पापा गांव से पढ़ लिख कर निकले थे और सरकारी अफसर बन गए और उनकी ज़िंदगी ऐसी ही थी जैसे सरकारी अफसर की होती है। उन्होंने घर गाड़ी सब कुछ ले लिया, लेकिन एक चीज़ जो पैसा आने के बाद हर मर्द के अंदर आ जाती है कि वो रोज़ाना एक नई अच्छी औरत की इच्छा रखता है। गरीबी में मर्द अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आने लगता है तो उसे एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी उसके लायक नहीं है और वो अपने पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। इसी वजह से मेरे पापा ने बहुत सारी महबूबा बना रखी थी और जब मेरे पापा के इन सरगर्मियों की खबर मेरी माँ को मिलती तो उनको बहुत गुस्सा आता था और लड़ाई झगड़े होने लगते थे। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी, ये लड़ाई झगड़े कुछ समय से बढ़ना शुरू हो गए थे। हालांकि पहले
ये दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे तो रहते थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत कम करते थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर बाहर मेरे पापा का किसी के साथ कोई अफेयर था तो वो भी इस की खबर मेरी माँ को कैसे मिल जाती है। कौन है खबरें लाकर मेरी माँ को देता है। हालांकि मेरे पापा तो ऐसी खबरों को बहुत ही छुपा कर रखते थे। फिर आखिर कौन था जो मेरे पापा के अंदर की बातों को मेरी माँ तक पहुँचाता था। खैर समय गुजरने लगा और मैं बड़ी हो गई। मुझे इन बातों और इन मामलों की समझ आने लगी थी। मैं उन लड़कियों में से थी जो चाहती थी कि उनके घर में शांति बनी रहे और उनके माँ बाप के बीच हमेशा मोहब्बत बनी रहे। लेकिन कुछ समय से मेरे घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया था। धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई थीं। दोनों के बीच होने वाली लड़ाइयाँ नॉर्मल नहीं थीं। उनका चीखना चिल्लाना, घर के सामान को तोड़ना फोड़ना, मेरे बाप का अपने आप को गोली मारने की धमकी देना और मेरी माँ का जहर खाने की धमकी देना, दोनों मरने मारने पर आ जाते थे। और मेरी माँ की सहन शक्ति अब दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही थी। मैं अपनी माँ को समझाती कि बर्दाश्त करूं, लेकिन मेरी माँ ने कहा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप की दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि आखिर माँ को ये खबरें देता कौन है। फिर कुछ समय से मैंने ये बात नोट की कि मेरी माँ जो देवांश के आने से नाखुश थी और वो इंसान जो मेरे बाप को पसंद होता था उससे मेरी माँ नफ़रत करती थी। इसलिए देव से भी माँ को नफ़रत थी। लेकिन कुछ समय से मैं देख रही थी कि मेरी माँ देवांश पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होती जा रही थी। फिर मैंने देखा काफ़ी समय से मेरी माँ और देवांश कमरे में अकेले होते थे और दोनों की हल्की हल्की बातों की आवाज़ भी आती थी। 3 साल गुजर गए थे और मैं 17 साल की हो गई थी। मैं अब काफ़ी समझदार भी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला मेरे घर का माहौल था। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गई तो मैंने देखा घर में बिल्कुल सन्नाटा है और मेरी माँ के कमरों से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे मेरी माँ किसी से बात कर रही हो। मैंने आराम से थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा कि बेड पर देवांश मेरी माँ के साथ बैठा हुआ है और उनके बिल्कुल करीब होकर उनसे कोई बात कर रहा है और मेरी माँ भी समझने वाले अंदाज में देवांश की बातें सुन रही हैं। और फिर एकदम मेरी माँ के चेहरे का रंग लाल हो गया, जैसे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया हो। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरे पापा घर आए तो मेरी माँ ने एक कोहराम मचा दिया और फिर मुझे सब समझ आ गया कि मेरे घर में आग लगाने वाला कोई और नहीं देवांश ही है और वो मेरे माँ बाप दोनों का हित बनकर बैठा हुआ है। मेरे बाप की बातें मेरी माँ को बताता और मेरी माँ की बातें मेरे बाप को बताता था और इन दोनों से बहुत ज़्यादा पैसा भी वसूल करता था। मेरे बाप की जासूसी के लिए मेरी माँ देव को पैसे देती थी और फिर देव पैसे लेकर मेरी माँ को मेरे बाप की तमाम खबरें देता और अपना नाम राज रखने को कहता। इसी घर में होने वाले तमाम मामलों की खबर देव मेरे बाप को दिया करता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मेरे नाना नानी की तरफ से जो भी रिश्तेदार आते थे मेरे पापा को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसलिए पापा की गैर मौजूदगी में वो लोग आया करते थे और ये सारी बातें देवांश मेरे पापा को बता रहा था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे घर में ये आग देवांश की लगाई हुई है। अगर ये काम करता है तो चोरी भी करता होगा, लेकिन सब की आंखों पर उसने विश्वास की पट्टी बांधी हुई थी और मेरे माँ बाप उस पर अंधा विश्वास करते थे। वो एक दिन पक्का खिलाड़ी था और इस तरीके से खेल खेलता कि किसी को भी उस पर ज़रा भी शक नहीं होता था। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई और मुझे उसका पत्ता इस घर से कटवाना था, जो कि आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं देवांश से सीधी बात करती हूँ और उसे वार्निंग देती हूँ। अगर वो बाज आ गया तो ठीक है, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे हर हाल में अपने घर को बचाना था। मेरा एक भाई था जो मुझसे छोटा था, वो इन चीज़ों से दूर रहता था। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, वो अपनी ही दुनिया में खुश था। लेकिन मैं इस घर की बेटी थी और मुझे इस घर की चिंता थी। एक दिन मैं देवांश के पास गई, वो किचन में खाना बना रहा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो इस तरह से मुझे देखकर चौंक गया। उसने हमेशा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया था। कहने लगा, मधु देखो मैं खाना बना रहा हूँ।
और वही बनाऊंगा जो तुम्हें खाना पसंद है। बस अलग से कोई फरमाइश मत करना मुझसे। वो मुझे समझा रहा था। उसे लगा कि मैं उसे खाने की कोई नई फरमाइश करने आई हूँ। वो मुझे बच्चों की जैसा व्यवहार रखता था, लेकिन मैं अब बच्ची नहीं थी। मुझे किचन में देखकर उसने पूछा कि तुम किचन में क्यों आई हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो बड़े प्यार से मुझसे पूछ रहा था। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वो मेरे इस तरह देखने पर गड़बड़ा गया था। फ़ौरन से नज़रें बदल कर वो कटिंग बोर्ड पर सब्जी काटने लगा। मेरी मौजूदगी उसे उलझा रही थी और वो बार बार दरवाजे की तरफ भी देख रहा था कि कहीं मेरे पापा या अम्मा न आ जाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसें लेने की सरसराहट मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो जैसा भी था, लेकिन उसने मुझ पर कभी गलत निगाह डालने की गलती कभी नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि मुझ पर गलत निगाह डालने का मतलब उसे नौकरी से हाथ धोना और ये जो ऐश आराम की ज़िंदगी वो गुजार रहा था वो न सिर्फ छिन जाएगा, बल्कि मेरे पापा उसे जान से भी मार देंगे। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो देव वहाँ खेलता था, उसे खेलना चाहिए था। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था और गलती नहीं करता था, लेकिन मैं उससे भी बड़ी खिलाड़ी थी। वो तेज़ था, लेकिन मैं उसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ थी। जब मैं काफ़ी देर तक उसे देखती रही, उसके करीब से नहीं हटी, तो वो परेशान हो गया और बोला कि यहाँ से चली जाओ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा कि मेरे घर में आग मत लगाओ देवांश, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने सब्जी काटते हुए पल को रुक गया और उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे हैरान हो गया हो। उसे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि वो क्या खेल खेल रहा है। पहले वो कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा क्या हो तुम मधु, कौन सी आग लगाई है? मैं तुम्हारे घर में वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। वो मुझे शुरू से ही तुम कहकर पुकारता था, सब घर वालों की तरह। मैंने कहा कि तुम मुझे नौकर और तुम्हें ये हक नहीं कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे मैडम जी कहकर बुलाया करो। तुम नौकर और अपनी औकात में रहो। मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर तुम अपनी औकात भूल गए हो तो मुझे तुम्हारी औकात तुम्हें दिखानी पड़ेगी। मेरी बातें उसे किसी और आरे की तरह काट रही थीं। उसने मुझे बस एक नज़र उठा कर देखा और मैंने साफ महसूस किया कि उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। उसकी आंखों के कोने भी गीले थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जो काम कर रहा था मेरे माँ बाप की लड़ाई करवाने का, वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने फिर मुझे वहाँ से जाने का कहा, लेकिन मैं टस से मस ना हुई। जब उसने देखा कि मैं जाने को तैयार नहीं हूँ तो वो खुद ही वहाँ से जाने लगा, तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो वापस अपनी जगह पर आया और गुस्से से सब्जी काटने लगा। अब वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो। वो मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करके अपने काम में लग चुका था, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने सीधा उसका गिरबान पकड़ लिया और उसे कहा कि आज के बाद अगर मेरे माँ बाप के बीच कोई झगड़ा करवाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और मैं छोड़ नहीं रही थी। इतने में उसका हाथ उठ गया। उसने अचानक ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरे हाथ से उसका गिरबान छूट गया। मैंने गुस्से और अविश्वास से कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उस पर चीख रही थी कि अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। वो छुरी से अपना हाथ जख्मी कर चुका था। अपना वो हाथ जिसने उसने मुझे थप्पड़ मारा था, उसे जख्मी करके अब वो कटिंग बोर्ड की तरफ नज़रें झुका कर देख रहा था। मैं हैरान हो गई कि ये कैसा इंसान है। उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? उसके हाथ से खून बहने लगा और अभी तक छुरी उसकी पकड़ मजबूत थी। कहने लगा, इसी हाथ से तुम्हें मारा था, इस हाथ को सजा दे दी है। अब खुश उसकी नम आँखों में जाने ऐसा क्या था कि मैं कांप उठी थी। मैं उसे छोड़कर अपने कमरे में भाग गई और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया। मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने लगी तो देखा कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो रोज़ मुझे गाड़ी में कॉलेज छोड़ने जाता। मैंने उसके हाथ की तरफ हुए कहा कि इंसान ऐसा काम ही ना करे जिसके बाद उसे पछताना पड़े। मेरी बात पर उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। काफ़ी दिन तक खामोशी रही। मुझे लगा वो सुधर गया है, क्योंकि घर में अब शांति थी। काफ़ी दिन से मेरे माँ बाप के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था।
सब ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पापा ने मेरी माँ को तलाक देने की धमकी दे दी और घर से निकल जाने को कह दिया। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और रोने लगी कि भगवान के लिए अपनी लड़ाई ख़त्म कर दें, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगी। मेरे आंसू देखकर मेरे पापा का दिल नर्म हो गया, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो मुझे बहुत उदास नहीं देख सकते थे। फिर एक दिन तो जैसे तैसे घर को सांप सूख गया। मैंने अपनी माँ से वजह पूछी इस लड़ाई की, तो एक बार फिर से मुजरिम देवांश ही निकला। देवांश ने मेरी माँ को बताया कि मेरे बाप ने एक तवाइफ से शादी कर ली है। उधर पापा का कहना था कि ये सब झूठ है। हाँ, ये बात सच है कि मैं बाहर एक दो अफेयर चला लेता हूँ, लेकिन नौबत शादी तक नहीं पहुँची है। मैं समझ गई ये आग भी देवांश की लगाई हुई थी, यानी कि वो मेरे वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरा। कहते हैं कि चोर से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मेरा जी चाहा देवांश को जान से मार दूं। कुछ पैसों के लिए वो मेरे माँ बाप की ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आया था। वो इंसान ड्रामेबाज था, झूठा था। देवांश पर मेरे धमकाने का कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा मैं कमज़ोर सी लड़की हूँ, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं उसके साथ अब क्या करने वाली थी ये सोच भी नहीं सकता था। मैंने गुस्से में आकर अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान तैयार किया कि उसको पूरा करने के बाद देवांश का पत्ता पूरी तौर पर इस घर से कटने वाला था। लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि इस कदर मेरी ज़िंदगी की रौनक भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ दिन में सब रूटीन पर आ गया था। इससे पहले कि कुछ और बड़ा होता, अब मुझे जल्द ही अपना काम कर देना था। ऐसे ही एक रात थी। रात के 1 बज रहा था। मेरे मम्मी पापा में अपने कमरे में थे और देवांश किचन में रात के बर्तन धो रहा था। मैं उसके पास गई और बोली कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छी सी चाय बना कर दो। सर्दियों की रातें थीं और अक्सर मैं उसे चाय का कहती रहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे मेरे लिए चाय बनाने के इरादे से किचन में आ गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और देवांश का इंतज़ार करने लगी। मैं घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी रात का 1 बजा रही थी। आज की रात देवांश की इस घर में आखिरी रात होने वाली थी। हर तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर में देवांश मेरे कमरे में चाय लेकर आ गया। जैसे ही वो आया, मैं बिजली की तेज़ी से उठी और कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कपड़े फाड़ कर उसके सीने से लग गई और ज़ोरदार चीख मारी और चीखते हुए कहने लगी, पापा मुझे बचाएं, मुझे बचा लिए इंसान, मुझे देवांश, ये सब मत करो, ये सब गलत है। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि दिव्यदेव बुरी तरह घबरा गया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख दबानी चाहिए, लेकिन मेरी चीख को सुनकर मेरे माँ बाप भागते हुए मेरे कमरे तक आए थे, लेकिन मैं खुद दरवाजे को कुंडी लगा रही थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। सब इतना अचानक हुआ कि देवांश को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्यों चीख रही हूँ। वो मेरे माँ बाप की आवाज़ सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो दरवाजे की से बाहर से पूछ रहे थे। मधु किया हुआ देवांश जल्दी ही सारा मामला समझते हुए मुझसे पीछे हटा और दरवाजे तक आया ताकि अपनी सफाई पेश कर सके। मैं तेजी से आकर को धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। इससे पहले कि देवांश बाहर जाता, मैं जल्दी से बाहर निकली और पापा से लिपट कर रोने लगी। मैंने कहा, पापा देवांश ने मेरी इज्जत पर हमला करना चाहा। मैं बहुत बुरी तरीके से अपने पापा के साथ लिपट कर रोआ जा रही थी और मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उनकी आंखों में खून उतर आया था। वो लाल आंखों से देवांश को देखे जा रहे थे। देवांश कहने लगा, नहीं मालिक, मैंने मधु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। पापा ने मुझे अपने आप से अलग किया और देवांश के गिरबान को पकड़कर नीचे गिराया, फिर लात घूंसों से उसे मारने लगे। पापा देवांश से कहते जा रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। देवांश ने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, आपकी बेटी ने खुद मुझे कमरे में बुलाया था। देवांश की बात सुनकर मेरे पापा ने और जोर से उसे मारना शुरू कर दिया और बोलते जा रहे थे, मेरी बेटी बुलाएगी तुझे, नमक हराम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाता है, मेरी बेटी तुझे कमरे में बुलाएगी। पापा एक ही शब्द बोले जा रहे थे। फिर पापा ने पुलिस को फ़ोन किया और मम्मी से कहने लगे कि पुलिस के सामने बयान देना कि ये हमारे घर का काम करता था, लेकिन आज की रात ये सोना और कुछ पैसे चुरा कर भाग रहा था तो रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर पापा ने मेरी माँ से कहा कि एक थैली में जितने भी पैसे और सोना है वो डाल कर ले आओ।
ताकि पुलिस को विश्वास आ जाए और मधु की बदनामी ना हो। मेरी माँ ने वैसा ही किया। पुलिस का नाम सुनकर देवांश घबरा गया। उसने कहा कि साहब, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो। पापा ने कहा कि तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही ठीक रहेगा। जब वो तुम्हारे अच्छे से खातिरदारी करेगी तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। दिल तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं और तुम्हारी लाश कुत्तों के सामने फेंक दूंगी, कहकर पापा ने एक और लात देवांश के मुंह पर मारी थी। वो दूर जा गिरा। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पापा ने पुलिस को देवांश के हवाले कर दिया और ये मंजर मेरे लिए बहुत ही खुशी भरा था। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ले जा रही थी। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वो पुलिस की जीप में बैठा नहीं गया, मुझे ही देखे जा रहा था और मैं बहुत खुश थी कि मैंने देवांश को हरा दिया था। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। अभी एक और काली रात भी आने वाली थी जो देवांश को इस घर में गुजारनी थी। देवांश के जाने के बाद मेरे घर में सुकून हो गया था और मैं बहुत खुश थी कि देवांश का पत्ता कट गया है और 2 साल इतने सुकून से गुजरे जिसका कोई जवाब नहीं था। मुझे नहीं पता देवांश के साथ क्या हुआ जेल में, लेकिन इतना पता था कि मेरे पापा के कहने पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। इस बार मेरे पापा ने किसी मर्द को घर में नौकर रखने की गलती नहीं की। वो एक औरत को लेकर आए जो घर का सारा काम करती थी। मेरे माँ बाप के बीच भी संबंध अच्छे हो गए थे। हर तरफ चैन ही चैन दिख रहा था। देवांश नासुर हमारी ज़िंदगियों से निकल गया था। मेरी उम्र अब 19 की हो गई थी। मेरे पापा ने फैसला किया वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे और इस मकसद के लिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ते भी ढूंढने शुरू कर दिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर शादी करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे पापा के दिल में एक डर सा बैठ गया था। इसलिए वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मेरे पापा को मिल भी गया। लड़का बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था और देखने का भी अच्छा खासा था। सब कुछ ठीक जा रहा था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जिससे मेरा सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। मेरी शादी की ज़ोर ज़ोर से तैयारियां शुरू हो गईं और रोज़ाना मेरी माँ शॉपिंग पर निकल जाती थी। कभी मैं उनके साथ जाया करती और कभी मेरा दिल नहीं करता तो मैं नहीं जाती। एक ऐसी ही रात थी जब मेरी माँ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी और मेरे पापा दूसरे शहर में किसी काम के लिए गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरे साथ वही नौकरानी थी जिसको मेरे पापा ने कुछ साल पहले लेकर आए थे। मेरे माँ बाप जब भी घर से बाहर जाते तो नौकरानी को मेरे साथ छोड़कर जाते थे और मुझे भी उस नौकरानी के साथ सुरक्षा का एहसास होता था क्योंकि वो उम्र दराज औरत थी और अच्छी खासी थी। उस रात मेरी नौकरानी ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अपने क्वार्टर में सोने के लिए जा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप चली जाएं, मैं खाना खुद ही बना कर खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। मैं खाना बनाने लगी और सोचती जा रही थी कि अब मेरा इस घर में बहुत कम समय बच गया है। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई दाखिल हुआ। मुझे महसूस हुआ कि कोई खिड़की के अंदर आया तो मेरी छठी हिस्स जाग उठी थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती अचानक से किचन का पिछला वाला दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि देवांश वहाँ से दाखिल हो रहा है। मैंने उसके तरफ देखा और डर की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक पल भी मुझे ये समझने में नहीं कि वो मुझसे बदला लेने आया है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी तक जेल में है। वो जेल से कब और कैसे निकला ये मुझे नहीं मालूम था। शायद मेरे पापा को भी मालूम नहीं था। मैं उसे देखती एकदम अपने कमरे की तरफ भागी। वो भी मेरे पीछे भागने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद करना चाहा लेकिन उसने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया और मेरे कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैंने उसे कहा कि खबरदार जब तुमने मुझे हाथ भी लगाया। तो उसने मुझसे कहा क्यों ना हाथ लगाऊं तुम्हें, मैंने तो तुम्हारी पहले इज्जत ख़राब कर दी थी, अब क्यों दूर भाग रही हो? जानती भी हो इज्जत बर्बाद करना किसे कहते हैं। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरे शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहां जख्मों के निशान ना हो। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं उठने और चलने फिरने से भी
काबिल नहीं रहा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने बेदर्दी से साफ कर लिया। कहने लगा, काफ़ी समय तक तुम्हारी वजह से बेरोजगार भी चला। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं मुजरिमों की लिस्ट में शामिल हो गया। मैं ना ही तो इतना ख़तरनाक मुजरिम था और ना ही बनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। मेरी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी और मैं एक पेशेवर मुजरिम बन गया, और अब वही मुजरिम तुम्हारे सामने है। तुम मेरी कसूरवार हो। एक बार भी तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो किया वो आखिर क्यों किया। एक बार मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें सच बता देता। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या खो दिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। जिस बात का ख्याल भी तुम मुझे पाप लगता था, तुमने उसी पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। ऐसा कहते उसने मेरे कंधे से दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं रोने लगी, उसके हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कहने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी है ये सुनना था तो वो जैसे पागल सा हो गया। उसने कहा, तुम शादी करके आबाद होना चाहती हो और मुझे तुमने बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें भी आबाद नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने मुझसे उस रात का बदला ले लिया। उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया और फिर वहाँ से चला गया। मेरी माँ शॉपिंग के बाद अपने भाई के घर चली गई थी, बस इसलिए उन्होंने वापस आने में देर कर दी, और शायद ज़्यादा ही देर कर दी थी। मेरी माँ ने वापस आने के बाद तबाह बर्बाद हो चुकी थी। देवांश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर वहाँ से चला गया और मैं बेजान शरीर के साथ ज़मीन पर पड़ी रही, और जब तक पड़ी रही जब तक मेरी माँ और मेरे पापा घर नहीं आ गए, और फिर मुझे इस हालत में देखकर जैसे पत्थर के हो गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, तो मैंने रोते हुए देवांश का नाम लिया। ये सुनकर मेरे पापा को सदमा लगा और मेरी माँ चीख मार कर रोने लगी। ये थे एक शैतान लड़के को अपने घर में लाने का अंजाम। जिस घर में जवान बेटियां हों उसे घर में मर्द नौकर रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पापा की आंखों पर तो देवांश के यकीन की पट्टी बंधी हुई थी, और मेरे पापा और माँ जो इस इंसान की बातों में आकर अपना सब कुछ तबाह कर चुके थे। घर का सुकून तो वैसे ही बर्बाद हो गया था। वही इंसान जिसे घर में रखवाली के लिए वो लोग रखे थे, वही बातों में आकर अपना सब कुछ तबाह कर चुके थे। घर का सुकून तो वैसे ही बर्बाद हो गया था। वही इंसान जिसे घर की रखवाली के लिए वो लोग रखे थे, वही उसकी इज्जत का लुटेरा निकला और उनके घर से सुकून के साथ साथ उनकी इज्जत को भी ख़राब कर गया। काफ़ी दिनों तक मेरे माँ बाप को इस बात का सदमा रहा और वो सोच रहे थे कि आखिर देवांश जेल से बाहर आया कैसे। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे माँ बाप के चेहरे ऐसे थे जैसे उन पर कोई साया हो। मैं भी अपने कमरे में घंटों पड़ी रहती, न कुछ खा रही थी न पी रही थी, और मेरी माँ को इतना सदमा लगा कि वो मेरा ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। मेरी माँ खुद अपना सर बांधे अपने कमरे में पड़ी रहती, और इस हालत में उस बूढ़ी नौकरानी जिसका नाम सरला था और हम उसे सरला मौसी कहते थे, उन्होंने सारे घर को संभाला हुआ था। उसने मेरी माँ को हौसला दिया और मेरे माँ बाप को ये सलाह दी कि इस बात को राज रखें और खामोशी से बेटी को विदा कर दें। सरला मौसी ने हमारे साथ बहुत भलाई की। अगर वो औरत न होती तो हम तीनों को कोई हौसला देने वाला न था। मुझे भी कहा कि इस सदमे से बाहर निकलो वरना फिर बहुत बदनामी होगी। अब जबकि शादी होने वाली है तो बेहतर है इस बात को राज रखा जाए। मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि तुम कुछ भी किसी से नहीं कहोगी और खामोशी से शादी कर लोगी और ये राज कभी नहीं खुलेगा। बेहतर यही है कि तुम्हारी इज्जत से शादी हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरे लिए तो पति से इतना बड़ा राज छुपाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से देवांश ने अपना गुस्सा मेरे शरीर के साथ निकाला था, मेरे जिस्म को दागा था, मैं वो दाग अपने पति से छुपा नहीं सकती थी। अगर वो इन जख्मों के बारे में मुझसे सवाल करता तो मैं उसे क्या जवाब देती? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं मरकर अपने माँ बाप को और दुखी करना नहीं चाहती थी। मुझे इसका कदर सदमा लगा हुआ था, लेकिन सब में मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि ख़ुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लड़के वालों से इनकार कर दें, तो मेरे पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए
और कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये शादी खामोशी से कर लो, वाद की बाद में देखी जाएगी। मैंने पापा को रोते हुए कहा कि मैं आज जहाँ पर हूँ वो सिर्फ आपके गलत फैसले की वजह से हूँ। मैं तो बच्ची थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आपको तो सब मालूम था कि जवान बेटी के होते हुए जवान मर्द नौकरों को घर में नहीं रखना चाहिए। उन्होंने सिर्फ उसे घर में रखा, बल्कि हर जगह मुझको उसके साथ भी भेज देते थे। मेरी बातें सुनकर मेरे पापा रोने लगे तो मुझे उनका दुख हुआ और फिर मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ही गलत बोल गई हूँ। पहले ही वो मेरी वजह से काफ़ी परेशान थे। मैंने कहा ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे गले लगा कर रोने लगे और मुझसे माफ़ी भी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से तेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। हम सब घर वालों ने खामोशी साध ली थी और शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर मैं अपने मंगेतर को सारी सच्चाई बताने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा अपने होने वाले पति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो मुझसे मिलने मेरे घर आया। उसने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे चोरी छुपे क्यों मिलने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है, उसके बाद फैसला आपका होगा। मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा क्या बताना है? तो मैंने अपने कुर्ते की आस्तीन हटाकर अपने जख्म दिखा दिए। मेरे जख्म देखकर वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, ये तुम्हारी हालत किसने की है? और फिर मैंने सारी बात उसे बता दी कि मेरे नौकर ने ये सब मेरे साथ किया है और मुझसे बदला लेने के लिए किया है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा और मैं सिर झुकाकर उसके सामने बैठी रही। उसने पूछा क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी से दिल ही उठ गया है, लेकिन मैं खुदकुशी जैसा पाप भी नहीं करना चाहती, वरना शादी तो दूर अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती। मगर मेरे माँ बाप की ज़िद है कि मैं उनकी इज्जत रख लूँ और शादी कर लूँ। लेकिन मेरी ज़मीन ने गवारा नहीं किया कि मैं आपको धोखा दूँ और आपको अंधेरे में रख कर आपसे शादी करूँ। वो तो माँ बाप है, मेरा राज ही रखना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। उसे शायद मेरी ये बात अच्छी लगी और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सारी सच्चाई जानकर उसने मुझसे शादी के लिए राजी होना मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। जो कुछ हो चुका था उसके बाद मेरे अंदर जीने की कोई उमंग नहीं बची थी, लेकिन जिंदा रहना मजबूरी थी। और फिर शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि और कितनी मंजिलें बाकी हैं जो मुझे तय करनी है। इस हालत में शादी हो जाना लड़की के लिए समस्या का हल नहीं होता। कुछ मुश्किलें और भी होती हैं जो शादी के बाद भी जन्म लेती हैं, और मेरे लिए भी बहुत सारे मसलों ने जन्म ले लिया। और सबसे बड़ा मसला शादी की पहली रात ही मेरे लिए खड़ा हो गया। जब मेरा पति मेरे करीब आया तो एकदम से मुझे वही काली भयानक रात याद आ गई और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे वो रात याद आने लगी जब देवांश ने मेरे साथ जुल्म किया था। मेरे ऊपर पागलपन का दौरा पड़ चुका था और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीख कर मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई। मेरे अंदर अभी भी उस भयानक रात का डर था। वो डर मेरे अंदर से कभी निकलने वाला नहीं था। वो एक भयानक रात जो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे पति ने मेरे साथ भलाई की और सच्चाई को स्वीकार करते हुए मुझसे शादी की। यकीनन उसकी नीयत अच्छी थी, शायद उसके दिल में मेरे लिए भगवान ने दया डाल दी थी, लेकिन मेरी अपनी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी अब बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। दुनिया को लगता है कि एक लड़की इस तरह के जुल्म का शिकार हुई है, उसकी जल्द से जल्द शादी करना हर समस्या का हल होता है, और माँ बाप भी सोच लेते हैं कि शादी के बाद लड़की नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन ये भूल है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल में नहीं थी बल्कि अपने मैके में थी। मेरे बेहोश होने के बाद मेरे माँ बाप को बुलाया गया। मेरी सास ने मेरे माँ बाप से कहा कि तुम लोगों ने अपनी पागल बेटी को मेरे बेटे के साथ बांध दिया है। तुम्हारी बेटी पागल है और उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये तमाम बातें सुनकर मेरा पति भी खामोश रहा। उसके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। मेरी सास मुझे पागल कह रही थी और वो बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। मैं पागल ही तो हो चुकी थी। मुझे मेरी सास ने तलाक करवा दी। मेरे माँ बाप मेरा गम बर्दाश्त न कर सके
और एक एक करके दोनों ही इस दुनिया से चले गए। मैं अकेली तन्हा रह गई। 5 साल बीत गए। मैं स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी थी। अपना दिल बहलाने के लिए, अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए मैंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, क्योंकि घर में उसको कोई समय देने वाला नहीं था और वो डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। जब एक बार छुट्टी के समय मैंने देखा कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को लेने आने वाला नौकर कोई और नहीं बल्कि देवांश था। उसे देखकर मेरा जी चाहा उसे जान से मार डालूं। वह भी मुझे देख चुका था। मैंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। मैं घर चली आई, लेकिन मैं अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। अपने अंदर उठने वाले गुस्से पर काबू पाने लगी। जब शाम के समय दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं उस समय हॉल में बैठी चाय पी रही थी। सरला मौसी अंदर काम कर रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने देवांश को देखकर मेरी आंखें नफरत और गुस्से से लाल हुईं। देवांश कहने लगा, मुझे सजा दो मधु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तब से मैं भी सुकून से नहीं रहा हूँ। बहुत बार चाहा कि तुमसे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने गुस्से से कहा कि निकल जाओ यहाँ से। वो कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं कोई झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगा। फिर वो कहने लगा, मेरी माँ कैंसर की मरीज़ थी और उनके इलाज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे, जो मेरी तनख्वाह से बहुत ज़्यादा थे। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। पापा तो मेरे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप का प्यार दिया था। मैं उन्हें हर हाल में बचाना चाहता था, और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। उस दिन भी मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा रो रहा था जब तुम्हारे पापा मेरे सामने से गुजरे थे। मुझे रोता देखकर वो मेरे पास आया और मुझे मेरे रोने की वजह पूछी। मैंने उनसे बस इतना कहा कि मुझे कुछ काम दिला दो, और फिर उन्हें शायद मुझ पर रहम आ गया और वो मुझे अपने घर ले आए। जब मैं तुम्हारे घर आया तो रोता हुआ आया था। पहले मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी माँ से अपनी माँ की दवाओं के लिए पैसे मांगता तब वो मना कर देती। इसलिए मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे माँ बाप में मनमुटाव रहता है, तो मुझे यही ठीक लगा। अगर मैं दोनों को एक दूसरे के राज बताऊं तो मुझे दोनों तरफ से पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी। पहली नज़र में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो शायद हम लोगों का बचपना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुम्हारे लिए मेरे दिल में सम्मान बढ़ता ही गया। तुम्हारे मामले में मैंने कभी गलत नहीं सोचा। मैं नहीं जानता था ये जज्बा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। जब तुम्हें कोई तकलीफ़ होती थी तो मेरा दिल तड़पता था। जब तुम्हें अचानक ही उस दिन थप्पड़ मारा तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा और मैंने अपना हाथ भी जख्मी कर लिया था, और तब मुझ पर ये राज खुला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसलिए मैं चुपचाप भी रहने लगा था, क्योंकि मैं अपनी औकात जानता था। लेकिन इस समय मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने फिर से झूठी बातों का सहारा लिया। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं एक मालिक का ऐसा राज बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बदले में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारी माँ इस बात के लिए मान गई थी, लेकिन इस बार बात तलाक तक जा पहुँची। मगर मैं सोच लिया था कि आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मुझे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी माँ मेरे जेल जाने के बाद मर गई। वो बस अस्पताल में लावारिस की तरह पड़ी रही, और फिर किसी ने लावारिस ला समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी माँ को अपने हाथों से अग्नि भी नहीं दे सकता था। इसलिए जब मैं जेल से रिहा हुआ तो ये खबर सुनने को मिली कि मेरी माँ दुनिया से चली गई हैं, तो मैं एकदम से गुस्से से पागल हो गया था, और उसी गुस्से की आग में तुमसे बदला लेने पहुंच गया। जो कुछ भी उस समय मैंने किया, मैं गुस्से में अंधा हो चुका था। लेकिन घर वापस आकर मुझे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं खुद को बहुत चोट पहुंचाई थी। खुद को इस बात के लिए सज़ा दी कि मैंने उस लड़की को तकलीफ़ पहुंचाई जिसकी ज़रा सी तकलीफ़ मुझे सहन नहीं होती थी। कई दिन घर से बाहर नहीं निकला। तुम्हारी शादी और बर्बादी की खबर सुनकर मुझे अपना आप और भी बुरा लगने लगा।
मैं रोज़ तुम्हें दी जाने तकलीफ़ को सोच कर मरता हूँ। मुझे चैन नहीं मिलता, मैं कई सालों से सो नहीं पाया। मेरे कानों में तुम्हारी सिसकियाँ गूंजती हैं। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा था, फिर कहने लगा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है मधु, लेकिन कभी तुम्हें पाने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे काबिल कभी नहीं समझता ही नहीं था। लेकिन अगर मुझे माफ़ कर दो और मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें इज़्ज़त देना चाहता हूँ। तुम्हारी उदास ज़िंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। मैं उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। कैसे उस इंसान को अपना लेती जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया था, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरी पूरी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। अब वो मेरे सामने आंखों में आंसू लिए खड़ा था। कहने लगा, मधु मैं फिर आऊँगा, मुझे उम्मीद है अगली बार तो मुझे इनकार नहीं कहोगी। वो चला गया था और मैं कमरे में आ गई। मेरी गुजरी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। आंखों से आंसू बहकर मेरा तकिया गीला करने लगे थे। कुछ ही सालों में मेरी ज़िंदगी में इतने दुख आए थे कि अब और कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। इन्हीं ख्यालों में डूबे पता नहीं कब सुबह हुई, पता ही नहीं चला। सरला मौसी अब भी हमारे घर में ही काम किया करती थीं। उस समय भी सरला मौसी ने हम लोगों को संभाला था और आज भी वो देवांश की बातें सुन चुकी थीं। सुबह मुझे नाश्ता देते हुए कहने लगी, मधु बेटा, मेरी बूढ़ी आंखों ने ये दुनिया देखी है और परखी है। मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि देवांश ने जो फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा है उसे सोच समझ कर लेना। अगर देवांश ने तुम्हारा साथ गलत किया तो तुमने भी देवांश की ज़िंदगी में कम जहर नहीं घोला था। अगर देवांश की वजह से तुम्हारे माँ बाप मरे थे तो तुम्हारी वजह से देवांश की माँ भी मरी थी। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। ये कहकर सरला मौसी चली गई। नाश्ते की प्लेट मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन खाने को दिल नहीं कर रहा था। एक चुभन सी थी जो मेरे दिल में हो रही थी। शायद सरला मौसी ठीक कह रही थी, मैंने भी देवांश के साथ कुछ कम जुल्म नहीं किए थे। शायद मेरे किए की सज़ा ही भगवान ने मुझे दी थी। मैं 2 दिन तक सोचती रही और फिर नतीजे पर पहुंच गई। तीसरे दिन देवांश फिर आया, इस उम्मीद के साथ कि मैं उसे मना नहीं करूँगी। वो मेरे सामने आंखों में उम्मीद लिए खड़ा था। मैंने देवांश से शादी के लिए हाँ कह दी। देवांश तो खुशी से उछल पड़ा। बहुत ही सादगी के साथ देवांश और मेरी शादी हो गई। देवांश का साथ पाकर और देवांश को यूँ खुश देखकर पता नहीं क्यों दिल पर छाया हुआ एक बोझ सा उतर गया था। खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। शायद मैंने भी देवांश के साथ कुछ कम गलत नहीं किया था और ये मेरी सज़ा थी कि मैं पागल पल पल की मौत मर रही थी। देवांश को माफ़ करके और देवांश को अपना कर मेरी सज़ा कम हो गई थी और मेरे दिल को सुकून आ गया था। देवांश मेरा किसी कांच की गुड़िया की तरह ध्यान रखता। धीरे धीरे देवांश के लिए मेरे दिल में जो नफ़रत थी वो अब कम होने लगी थी और देवांश के लिए मेरे दिल में प्यार पनपने लगा था। शादी के बाद देवांश ने मुझे छुआ तक नहीं था और मैं भी अभी इस रिश्ते की शुरुआत नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ही इस रिश्ते की शुरुआत करूंगी और पूरी सच्चाई के साथ करूंगी। दोस्तों, मधु ने देवांश को माफ़ करके सही फैसला किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी के साथ।